नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम देखेंगे जूनियर कनिष्ठ जो कनिष्ठ सहायक वैकेंसी है यानी जूनियर असिस्टेंट की यूपी 8380 द्वारा कराई जाती है, उसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये मुख्य परीक्षा जो है ये कब है, तो ये जुलाई अगस्त के आसपास जो है सब लोग कह रहे हैं, तो उसी के आसपास होगी, जुलाई अगस्त के आसपास। तो लेकिन हमें तैयारी तो अभी से करना पड़ेगा ना। तो इसमें देखिए, मैंने 15 प्रैक्टिस सेट जो है इस बुक में हैं। टोटल कितने प्रैक्टिस सेट? 15। तो इसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली देखेंगे। देखिए, तैयारी करने का मतलब क्या है कि हम पहले से प्रिपेयर रहें। ये नहीं कि वैकेंसी आए तो 1 महीना पहले हम तैयारी करना शुरू करें, तब हमारा कुछ नहीं होगा। हमेशा वैकेंसी आने से पहले हमें पढ़ना होगा 4-5 महीने, ठीक? तब जाके हम जो है उस रेस में शामिल होंगे जिस रेस में सिलेक्शन होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ है। देखिए, मैंने यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम दिए हैं 1-2, तो हम मुझे अच्छे से पता है। देखिए, इसमें जो है कितने सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें सिलेबस मैंने बताया था कि हिंदी के 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के हैं, और रीजनिंग कितना है? 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। अगला सामान्य जानकारी जिसे हम कहते हैं जीके, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और यूपी स्पेशल है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और टाइम कितना? तो 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो देखिए, टाइम बहुत है, टाइम कम नहीं है। रीजनिंग केवल है कि रीजनिंग में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी जो है अगर आ रहा है तो सही लगा दोगे, नहीं आ रहा है तो फिर बैठे रहोगे। तो जीएस जीके मतलब इसमें जीएस का सबसे ज़्यादा रोल है। किसका? तो जीएस का और हिंदी का सबसे ज़्यादा रोल है, और इसे मतलब देखना होगा। और 15 नंबर कंप्यूटर ही है। तो ये चीज़ मतलब आप पढ़ते रहिए। इसीलिए देखिए, रोजगार विद अंकित यानी अंकित भाटी सर की जो बुक है सामान्य ज्ञान, जो 11,000 क्वेश्चन की, वो इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आपका बहुत सारा मतलब जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 11,000 क्वेश्चन है उसमें टोटल, ठीक? जो सुबह क्लास कराता हूँ, तो जो लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं आराम से। 1.5 पे करके देख लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ भी ट्रिक बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके बताता हूँ। तो देखते हैं इसमें। देखिए, आज हम पहला प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे। देखिए, 15 प्रैक्टिस सेट 15 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम पहले प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करेंगे। देखिए, हिंदी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? तो क्यारी कहलाते। क्या कहलाते? क्यारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसे थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, अगला क्या लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो देखिए, उत्सुकता है तथा अभिलाषा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भाई, बात की जाती है, मात दी जाती है, आहट होती है, आहट सुनाई देती है, या मतलब ये चीज़, लेकिन राज करेगा यानी कोई भी इंसान राज करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा नहीं? वायु तो स्त्रीलिंग है ही है, रज्जु स्त्रीलिंग है, रेणु स्त्रीलिंग है, सेतु जो है पुल, पुल पुल्लिंग है, ठीक। अगला है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से? तो देखिए, इसमें वर्षा और जनता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसमें वर्षा और जनता जो है सदा किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप नोट करिए अपना अलग से। जैसे मान लीजिए इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से आपको कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चन ना आते होंगे, तो उसका एकदम शार्ट नोट्स बना लीजिए और पेपर टाइम वही रिवीजन करते रहिएगा, ठीक, ताकि दोबारा क्वेश्चन जब आए तो गलत ना हो। और जैसे जो टॉपिक तो आपको नहीं आता, जैसे इसमें से जो टॉपिक आप समझ रहे हैं आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसे नोट कर लीजिए, उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। समझ में कि नहीं? प्रैक्टिस सेट करने का यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो देखिए, मेज का तो मेजे होगा। क्या होगा? मेज का मेजे। अगला है पति शब्द का अभिव्यक्तिक बहुवचन। तो देखिए, पति का पति ही होता है, ठीक, उसका जो है बहुवचन नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अगला है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काम पंक्ति में अलंकार है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है दृष्टांत। कौन सा है? दृष्टांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि सतसई किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, सतसई द्विगु समास का है। जो संख्यावाची समास होता है वो द्विगु समास होता है। जैसे 700 दोहों का समूह होता है तो सतसई कहते हैं, तो वो द्विगु समास है। अगला है सत्याग्रह। देखिए, सत्याग्रह संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य प्लस आग्रह यानी सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और संधि कौन सी है? तो यड़ संधि है। कौन सी है? यड़ संधि है।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक होता है अत्याधिक। समझ आएगी नहीं? तो ये चीज़ है। जैसे देखिए यहाँ से ई आता है, क्या आएगा? ई आएगा, आधा ता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आगे क्या है? आ आएगा। तो देखिए ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या। और यहाँ आधा ता है तो जुड़ जाता है, यही तो अत्यधिक बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि गद्यांश दिया है 14 से 18। तो देखते हैं गद्यांश, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा है कि साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखाने की परिपाटी नहीं रही। ये था हमारा गद्यांश। क्या था? गद्यांश। अब हम आगे देखते हैं, इसे निकालते हैं क्या आंसर। देखिए साहित्य को क्या माना जाए, तो साहित्य को माना गया है कठिन साधना और तपस्या। क्या माना गया है? कठिन साधना और तपस्या की कठिन, मतलब देखिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ कि कठिन साधना और तपस्या, लेखन का महान यज्ञ, या कठिन तपस्या और महान यज्ञ, या लेखन तपस्या और कठिन साधना। तो देखिए माना गया है कठिन तपस्या और महान साधना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो उच्च साहित्य की भावभूमि है जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। आप उसे ध्यान से एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आएगा। अगला है कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं, साफ साफ उसमें दिया हुआ था। अगला है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो देखिए उत्तर प्रदेश, अमेरिका, रूस, भारतवर्ष। तो कहाँ की बात की गई है? भारतवर्ष की बात की गई है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो देखिए आत्मकथा के बारे में बात कर रहा था, किसके बारे में? आत्मकथा के बारे में। तो आत्मकथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कान काटने का मुहावरा का क्या अर्थ है। कान काटना यानी चतुर होना, कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल कान काटे है यानी चतुर होना। आगे बढ़ते, 19 नंबर हो गया। अगला देखते हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे। आँख के अंधे और गांठ के पूरे, इसका मतलब क्या होता है कि मूर्ख धनवान, यानी मूर्ख है लेकिन धनवान है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जैसे आम्र है, तो देखिए आम्र क्या है? तत्सम शब्द है कि नहीं? आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है आम्र। और इसका तद्भव क्या होता है? तो आम होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें से देखिए उर्वर तत्सम है, कोंकण, कोड़, उलझन। तो देखिए उलझन जो है ये क्या है? तो तत्सम शब्द नहीं, ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव, उलझन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए पीठ का पृष्ठ होता है, क्या होता है? पृष्ठ। और प्रस्वेद का मतलब पसीना होता है। पुष्कर क्या होता है? पुष्कर का होता है पोखर, पुष्कर का पोषण। और प्रतिवेश का क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस। ये तद्भव शब्द हैं, ठीक। और इसका क्या होता है? पोखर होता है, पुष्कर। पोखर मतलब तालाब, वही, ठीक। और प्रस्वेद का मतलब स्वेद होता है, यानी पसीना होता है। इसका क्या होता है? पसीना। ये क्या है? तद्भव है, ठीक, याद रखिएगा। अगला दिया विशेष का विलोम नहीं है। तो देखिए अविशेष, शेष, सामान्य, साधारण। तो देखिए सामान्य क्या है? साधारण, और अविशेष और विशेष। तो इसमें से आप देखेंगे कि विशेष का विलोम शेष नहीं है। कौन सा? शेष नहीं है। बाकी देखिए विशेष का अविशेष हो सकता है, सामान्य हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, लेकिन शेष नहीं होगा। शेष मतलब होता है बचा हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो ये नहीं होगा। अगला है उपचार का विलोम क्या है। तो देखिए उपचार का विलोम क्या है? तो अनुपचार है। क्या है? उपचार का अनुपचार है। उपचार का विलोम क्या है? अनुपचार है। अगला है कुटिल का विलोम क्या है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। कुटिल का मतलब होता है मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह समझ सकते हैं। और इसका विलोम होता है रिजु, यानी बिल्कुल सीधा। देखा आपने सुना होगा ना, रिजु कोण कितने 180 अंश का होता है, ये एकदम सीधा होता है। तो इस तरह मतलब याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख मतलब क्या? लोचन, दृग्लोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। पावक किसका है? तो अग्नि का है। किसका है? अग्नि का है। अगला है वसन, वसन कपड़ा का हो जाएगा यानी वस्त्र का। और प्रभा किसका है? तो चमक का। प्रभा मंडल, चमक मंडल आपने सुना होगा, सूर्य में होता प्रभा मंडल। अगला निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए वातायन, बारी, दरीचा। उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जहाँ पे उपरोक्त में से सभी होगा ऑप्शन वही होगा सबसे ज़्यादा।
आप याद रखिएगा। अगला है बटोही का पर्यायवाची शब्द है, तो बटोही का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा पथिक और राहगीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए शिव का कौन सा नहीं है? सुमेरेश्वर, अंतक, बिसिक। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो बिसिक जो है शिव का पर्यायवाची नहीं, ये बाण का पर्यायवाची है। किसका? बाण का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में हम ऑप्शन बता देंगे और जो है आप थोड़ा मतलब रोक के आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा तरीका हम बता देंगे आपको। देखिए असंगत शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए इसमें कौन सा है? जैसे एनटीपीसी है, भेल है, सेल है, सीआरपीएफ है। तो आपको पता होगा कि ये सुरक्षा वाली एजेंसी है सीआरपीएफ, यदि मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन बाकी ये नवरत्न कंपनी है, सेल, भेल, एनटीपीसी। तो अगर हमें पता होगा, थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो आराम से ऑप्शन बी लगा देंगे, यानी सीआरपीएफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले से है। तो देखिए वेटर, और उसके बाद दिया है 32, 29, 23, उसके बाद है जंपर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, देखिए डब्लू और ए को मिलाइए, डब्लू प्लस ए। तो देखिए डब्लू का होगा 23 और ए का होगा 1, तो कितना होगा यहाँ पे? देखिए 24 हो गया। उसके बाद इसी तरह देखिए यहाँ पे आई और टी को मिलाइए, आई का कितना होगा? 9 और टी का कितना हो गया? तो 20, 9, 20, 29 हो गया कि नहीं? अगला है फिर ई आर, देखिए आर का हो गया 18 और ई का हो गया 5, तो 18, 5, 23, समझ आया कि नहीं? तो इस तरह ये होगा, तो इसी तरह ये सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 31 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31, 29, 23। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए एक चीज़ देख लीजिए ना, एकदम सिंपल है, कोई मतलब देखिए लास्ट में ई आर है ना, तो सब में 23 दिया ही है, हमें पहला देखना है 31, 31 वाला, तो देख लीजिएगा, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम रीजनिंग बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसे थोड़ा तरीका बता देना, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बॉल को ओबे, कोमा, लॉर्ड, गल्फ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइट को कैसे लिखा जाए? तो देखिए यहाँ बी ए यल यल। ठीक, अब देखिए बॉल में ओबे में बी किस नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे आया। ठीक, और उसके बाद कोमा में ए कितने नंबर पे आया? तो चौथे नंबर पे आया कि नहीं? उसके बाद यल देखिए, लॉर्ड में पहले नंबर पे आया, यल पहले नंबर पे आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? गल्फ, गल्फ में किस नंबर पे आया? तीसरे। तो उसी शब्द को काइट को अब हमें लिखना है, यानी KITE। ठीक, तो अब देख लीजिए कि के जो है किस नंबर पे आना चाहिए? दूसरे पे, तो के जिसमें दूसरा हो तो स्किन है। ठीक, उसके बाद आई किस में होना चाहिए? तो जैसे यहाँ 4 नंबर पे है, आई यहाँ पे 4 नंबर पे होना चाहिए, तो आप देख लो किस में 4 नंबर है। तो इस तरह हम जो है ये सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। मैंने तरीका बता दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो देखिए इसमें आपस में अगर हम बदल दें, कौन सा? डी, प्लस और माइनस बदल दें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आप बदल के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत तथा एक असंगत है, असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शब्द असंगत है? तो देखिए असंगत शब्द कहने का मतलब है कि इसमें हम वर्ग कर ले, जैसे 19 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 361 आएगा। 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? तो 23 का वर्ग करेंगे तो 539। ठीक, अब देखिए उसके बाद 28 का हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा? तो 784 आएगा। 17 का तो 289 आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आप जो है 23 का वर्क करके देख लीजिएगा। 23 का वर्क गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है? 539, तो 539 नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, जितना आएगा उस हिसाब से जो है सही, मतलब अगर सही आ रहा, जैसे देखिए कैसे करेंगे, 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 8। ठीक, 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 दूनी 4 और एक वो तो 5, यानी 529 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ 539 दिया और 529 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब देखते हैं, देखिए तरीका मैंने कैसे किया ये देख लीजिए। जैसे 23 है, 2 संख्या का वर्ग करना, तो इसका जो लास्ट वाला है इसका वर्ग करो, 3 त्रिका 9, तो 9 लिख दो। उसके बाद 3 को 2 में गुणा करो और अपने आप से 2 से और गुणा कर देना, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 का कितना हो जाएगा? 2, हासिल आया 1। ठीक, और 2 दूनी 4, 4 1 5, समझ कि नहीं? तो ये इसी तरह सब में होगा। जैसे देखिए एक और बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, मान लीजिए 26 का करना है। ठीक, तो 6 36, हासिल आया 3। ठीक, 3 अलग लिख दो। 6 दूनी 12 दूना 24, 3 27 के 7, हासिल आया 2। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 और 4 2 6, यानी 676 हो जाएगा।
तो इस तरह कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि किसी तर्क के अनुसार 2 बराबर 49 और 8 बराबर 225 है तो निम्नलिखित में से कौन सा 12 का मान हो सकता है। तो देखिए इसमें 12 का मान कौन सा होगा। अब देखिए ये किस हिसाब से किए हैं, तो ये हिसाब इनका ये लगाए हैं कि जैसे 2 और 5 प्लस 5, 2 प्लस 5 यानी कितना अंतर आया, तो 5 का अंतर इसमें दिखाए हैं, तो ये होगा 49। क्या होगा, 49। तो अगर इसी तरह हम मतलब अगर वो करेंगे तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 यानी 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 400 हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी 400 हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसे। देखिए जैसे लिखा 2 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर 29। उसके बाद जैसे 8 है, फिर मतलब 225 है तो 15 का है ना, तो हम लिखेंगे 8 प्लस 7 कितना हो गया, 15। 8 प्लस 7 15 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 और प्लस 8, 12। देखिए जो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, वही हमें आगे लाना है, तो उस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि C81 और C64, फिर वो लगा है, फिर 49 आई, फिर जो है क्वेश्चन मार्क, फिर के में लुप्त संख्या एवं अक्षर क्या है। तो देखिए इसमें लुप्त और संख्या तथा अक्षर क्या है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा जी। क्या होगा, जी होगा। अगला क्वेश्चन है, बी ए का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है, जबकि डी का विवाह ई से हुआ है। यदि ई बी का भाई है तो डी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए डी का ए से क्या संबंध है, तो बहू हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप करिएगा, कोशिश करिएगा, आराम से हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति में प्रियंका का स्थान आगे से 16वां और पीछे से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए 16 और प्लस 5 कर दो और माइनस 1 कर दो। ठीक, क्योंकि दोनों का मतलब 1 घटाना पड़ता है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, सुरेश मतलब नरेश सुरेश से बड़ा है, नमिता नरेश से बड़ी है, तो नीतू नमिता से बड़ी है, मनोज सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है। चलो इस तरह क्वेश्चन करके बताते हैं। देखिए कहा है नरेश जो है किससे बड़ा है, सुरेश से बड़ा है, तो ये लिख देते हैं। उसके कहा नमिता जो है नरेश से बड़ी है, यानी नमिता यानी हम ए लिखते हैं। ठीक, नमिता जो है नरेश से बड़ी है, तो चलो ठीक लिख दिया। फिर कहा नीतू जो है नमिता से बड़ी, यानी नीतू सबसे आगे हो जाएगी, नीतू सबसे आगे हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, नीतू हो जाएगी। और मनोज सबसे बड़ा, तो मनोज और आगे हो जाए। तो सबसे छोटा कौन है, तो सा से नाम किसका, सुरेश, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, डी। तो इस तरह हमें करना है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आकृति के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए पहले में ये है, उसके बाद फिर घूमा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से क्या मतलब सही है, तो देखिए इसमें क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, चारों कोशिश कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि पी क्यू का भाई है तो आर का बेटा है, वी टी की बहन है तो जो क्यू की पुत्री है, यदि आर यश का पति हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिले हैं ना, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी यश की पौत्री है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम को नहीं दिखाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा कदम नहीं दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है, भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि के अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है, तो ये जो है इसमें कदम नहीं दिखाता है। बाकी जो है जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग सही है, ये कदम तो ही है। समोच्च रेखीय जुताई, ये भी सही है। अगला, वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है और जल प्रवाह की गति धीमी होती है क्योंकि जल भूमि पर बहता है, जिससे भूमि अधिकांश वर्षा जल को अपने भीतर सोख लेती है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा, इस तरह के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। अनुराग एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया, वह दाएं घूमा और 8 किलोमीटर चलकर सी स्थान पर पहुंचा। उस स्थान से वह दाएं घूमा और 6 किलोमीटर चलकर डी स्थान पर पहुंचा, वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये कितने, ऑप्शन नंबर इसका 10 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, जब आपको मतलब दिक्कत होगी तब आप बताइएगा, तो अगली बार जो है हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ तरीका कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है कि रतन महल इस्लौद भालू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। देखिए सबसे यूनिक क्वेश्चन, बहुत कम लोग सुने होंगे। ये कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। अगला है, एल नीनो जलधारा कहाँ से प्रकट होती। तो आप जब देखेंगे पेरू के तट से,
कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट से ये चलती है एल नीनो। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? यही जो जलधारा है इसे ही कहते हैं हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा। ठीक, ये एक ही नाम है और ये है ठंडी जलधारा, और इसी जलधारा से क्या बनती है? तो एल नीनो बनती है। और ये कौन सी गर्म जलधारा है? कैसी है? गर्म जलधारा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? तो वह उत्पाद पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। देखो इको लगा है तो समझ लीजिए कि पर्यावरण से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते। अगला है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1543 से 44 ने किस विजय साम्राज्य के दरबार में विजयनगर की यात्रा की थी? ठीक, तो ये यात्रा किसकी की थी? देवराय द्वितीय की। किसकी? देखिए देवराय फर्स्ट थे, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड। देखिए इसकी एक ट्रिक थी अब्दुल रज्जाक। देखिए मतलब जैसे वो आए थे, नूनीज आए थे और बारबोरा थे, मतलब बारबोसा थे। कौन थे? बारबोसा थे। तो इस तरह मतलब थे 4-5 लोग। तो इसकी ट्रिक हम जो है बता देंगे किसी दिन। इसकी ट्रिक मतलब जो है याद है, लेकिन जो है चलो बाद में बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवराय द्वितीय हो जाएंगे। अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के समय। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2023-24 में भारत में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताज़ा पूर्वानुमान है? तो देखिए ये अनुमान कितना है? तो ये अनुमान है 6.5%। अगला है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो कौन से मच्छर है? तो ये देखिए गैम्बूसिया है। कौन सा है? गैम्बूसिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा? 76 है। अब ना ये जानते भी होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो देखिए भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत 73% है। कितनी है? 73% है। अगला है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये कानून जो जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि जाना जाता है, यानी इसमें वाहिनी नहीं होती, ठीक, नलिका नहीं होती, डक्टलेस होती है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है, जो हार्मोन का स्राव करती है, तो पूरे शरीर में जो है फैल जाता है। आगे बढ़ते। अगला है कि मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो आपने नाम इनका सुना होगा बहुत ज़्यादा, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए रामपुर घराना, किराना घराना, सहारन घराना, अलीगढ़ घराना। तो इसमें से अलीगढ़ घराना सुमेलित नहीं है, कालेखा जो है। अगला दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो देखिए ये मतलब जो कहा जाएगा, क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण है इसमें। जैसे कांग्रेस का विभाजन होता है, आपने सुना होगा सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उग्रवादी चरण के रूप में जानी जाती हैं। ठीक, कौन सा है? सन 1905 से 1917। अगला निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष। तो देखिए इनमें से किसकी की जाती है? तो देखिए योजना आयोग के तो नहीं की जाती है, बाकी पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किए थे? तो प्रयाग में किया था। कहाँ? प्रयाग में। अगला है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब कहाँ लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए हैं पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो भूमध्य सागर, देखिए मैंने बताया था ये स्पेन हो गया, यहाँ पे मोरक्को है, इनके मध्य कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर है। कौन सी? जिब्राल्टर। यहाँ भूमध्य सागर है और इधर अटलांटिक महासागर है, तो इनको जोड़ने वाली जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया। देखिए गवर्नर जनरल की 5 वीडियो मैंने कराई हैं अपने चैनल पर, मतलब बोर्ड वाली क्लासें आप लोग कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई गई, जितने PYQ हैं इसमें से मतलब कोई ऐसा PYQ शायद हो जो लेटेस्ट हो ना बताया गया, नहीं तो सारी चीज़ें बताई गई ऑलरेडी, सारे PYQ कराए हैं। देखिए यहाँ स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? रिपन है। कौन है? रिपन। तो ऑप्शन नंबर तो पहले गलत हो जाएगा, यानी यही सुमेलित नहीं। अगला है सहायक संधि, तो वेलेजली हो जाएंगे।
व्यक्तिगत सिद्धांत या राज हड़प नीति, जैसे सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, तो ये डलहौजी हो जाएंगे। अगला है कि स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह मतलब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 है। कौन सा है? 51। अगला है कि वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर से संबंधित आ गए। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, किस दौरान देखी गई? तो देखिए ये देखी गई है 56 से 1963। देखिए कंप्यूटर अगर पढ़ना हो तो ना नवीन सर जो पढ़ाए हैं RWA में, वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब पढ़ाए हैं, वहीं से मैंने भी पढ़ा है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया कि एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, तो क्या होता है? तो वर्ड लेंथ होता है। क्या होता है? वर्ड लेंथ। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया है कि डेडलॉक क्या है? तो देखिए डेडलॉक क्या है? डेडलॉक जो है ये है वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। अगला है MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला है कि कौन सी कोड BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो ये जो कोड है फर्मवेयर है। कौन सा है? फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या SRAM की विशेषता नहीं है? तो देखिए SRAM की विशेषता, SRAM में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो बिट स्टोर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसकी विशेषता नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किन द्वारों का सर्वाधिक सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? NOR और NAND, यानी नार एंड नैंड द्वार का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF को संदर्भित करती है। तो ये क्या संदर्भित करती है? स्थापना फाइल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी से खोजता और लोड करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया हुआ कि एक्सेल 2016 में कॉलम G और कॉलम H के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो 3 कॉलम डालने के लिए आप कॉलम H सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए कंप्यूटर थोड़ा हार्ड है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको बिल्कुल नया लग रहा होगा, ठीक, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके IMPS। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? तो प्रोसेस दिया गया। क्या दिया? प्रोसेस। अगला है एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि उनके नाम में कोई अंतर न हो, फाइल में भी समान हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है। तो सर्वर है। क्या है? सर्वर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो ये है अलाइनमेंट। क्या है? अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अब हम यूपी जीके देखते हैं, यूपी स्पेशल। अगला, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। अगला दिया है कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में होती है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि अपैरल पार्क कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग और लेदर पार्क, ये सब कहाँ है? तो देखिए अप्रैल पार्क कहाँ है? तो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या होना चाहिए? ए का तीसरा होना चाहिए। अब देखते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। देखिए ए का तीसरा कहाँ कहाँ है? तो 2 जगह है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है। तो ए, बी और सी कट गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये तो हमें पता है। तो बी का क्या होगा? चौथा, यानी एक भी पता होगा तो काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। एग्रो प्रोसेसिंग है सहारनपुर में और लेदर पार्क है उन्नाव में। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ऊपर चलते हैं। 83 क्वेश्चन हो गए। 84 लिखा है, बुंदेलखंड में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो देखिए बुंदेलखंड में 2 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। अगला है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। किसके? सीमेंट के लिए। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी?
तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है ऑप्शन के हिसाब से। अगला दिया है कि पंचायती राज की प्रशंसा किसने की है, तो देखिए पंचायती राज की प्रशंसा जो किए हैं ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति। मैंने बताया था ना, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला पंचायत, तो वो बलवंत राय मेहता समिति 1957, 3 कमेटी थी। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था, तो ये गठन किया गया था 8 मई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई, तो बलिया से। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो ये कौन सी परियोजना नहीं है, तो डिफेंस पार्क सहारनपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में वकील, सरकारी वकील था, तो ये थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदियों को वर्ष में कितने दिन घर पर रहने की छूट दी जाती है, तो 15 दिन। कितने दिन, 15 दिन। आगे बढ़ते, अगला है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो एकमात्र है जिला कौन सा, ललितपुर। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज है। कौन सा है, कन्नौज। इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो देखिए आलू अनुसंधान केंद्र है मेरठ में। कहाँ है, मेरठ में। अगला है कि वह वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये किया गया बनारस में। कहाँ, वाराणसी में। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो कब किया गया, तो ये कार्यक्रम 1980 में लागू किया गया। कब किया गया, तो 1995 में, क्योंकि जो है जब ये लागू हुआ था उसी समय, मतलब सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन थे, शायद थोड़ा टाइम लग गया हो ज़्यादा, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको मतलब समझ में चीज़ें आई हों। ठीक, देखिए अगर मैं ऑप्शन मारता चला जाता अगर ऐसे ही, तो जल्दी हो जाता, 30 मिनट में हो जाता, लेकिन थोड़ी चीज़ें रीजनिंग में भी बताई। देखिए कुछ हो सकता थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक हो गई हो हल्का, देखिए गलती तो कोई नहीं हुई, ऑप्शन में ना गलती हुई कहीं नहीं, जैसे मतलब बोलने में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो जब आएगी तो आप मतलब देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।